पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो अगर पिछले चैप्टर में या फिर पिछले किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल का पूरा ट्यूटोरियल है, आप उस वीडियो को देख के ईमेल करना सीख सकते हो। और ईमेल सीखने के बाद आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, एक पेपर में अपने कॉपी के पेपर में आप अपने डाउट्स को लिख लो, उसका फ़ोटो खींच लो और मेरे को ईमेल कर दो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है। तो मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन के लिए। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को दोबारा मेल कर लेना, तो मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे से व्हाट्सएप में भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और पिछले सारे एक्सरसाइज का, पिछले चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप जाके देखना चाहते हो आप उसको जाके देख सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले, एक्सरसाइज 5.1 से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा इस वीडियो में, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले एक्सरसाइज को, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 को, 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये तो चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा भी बोल सकते हो, डाटा भी बोल सकते हो। तो डाटा हैंडलिंग, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके टॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो इससे आसान हो जाता है कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं डेटा हैंडलिंग या डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। इसमें अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा डाटा और इसको हैंडलिंग। ठीक है, हैंडल करना किसी भी चीज़ को, मतलब उसको मैनेज करना हो गया, समझो। डेटा का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हो तो वो डेटा होता है, उसको डाटा बोल सकते हो या डेटा बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कितने सारे स्मार्टफोन्स हैं, वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया कि आपके घर में कितने सारे स्मार्टफोन हैं, किस किस के पास कौन कौन से कंपनी के स्मार्टफोन्स हैं। उसके अलावा अगर आप लोगे तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक तरह का डेटा हो गया। और कोई एग्जाम का अगर रिजल्ट आया है तो किस किस स्टूडेंट को या कितने स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले, वो सब एक इन्फॉर्मेशन हो गया। वो सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो एक डाटा बन जाएगा। किसी स्टोर में कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो एक डेटा बन जाएगा। तो वो होता है डेटा। अब डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे ताकि अगर कोई अनजान आदमी भी अगर उसको देखे तो ये समझ जाए हाँ कि ये पर्टिकुलर इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और ये इतना इतना है। सपोज फॉर एग्जांपल एक शोरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी एक शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो उस शोरूम में कौन कौन सी कितनी कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, उसका एक आप ग्राफ बना लोगे। एक ग्राफ बना लोगे और वो जो भी डेटा आप उस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लोगे। रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, कोई भी शख्स, कोई भी जिसको उस गाड़ी उस स्टोर का इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके पास, वो भी अगर उस ग्राफ को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर शोरूम में इतने गाड़ियाँ खड़ी है, ये वाली गाड़ियाँ हैं, ये वाली गाड़ियाँ। वो सारे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उस ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन करोगे उसको बोलते हैं हैंडलिंग। ठीक है, ये होता है डेटा हैंडलिंग। तो अपन इस डेटा हैंडलिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ग्राफ के बारे में पता है कि ग्राफ क्या होता है। एक ग्रीन कलर का छोटा सा पेपर होता है, अलग से आता है ग्राफ पेपर। उसमें हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करके ये रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ कई तरह का होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। पिछले साल के क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो पिक्टोग्राफ के बारे में। पिक्टोग्राफ क्या होता है, अब इस पिक्टोग्राफ को अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक हो गया पिक्टो, दूसरा हो गया ग्राफ। तो पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है पिक्टो, पिक्चर का। पिक्टो मतलब हो गया पिक्चर और ग्राफ का मतलब तो ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसको आप पिक्चर के रूप में ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हो जाता है पिक्टोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सपोज मैं एक छोटा सा कोई भी एक कार जैसा ड्रॉ कर लेता हूं। ये सपोज एक कार है, ठीक है। अब मेरे को ये शो करना है किसी एक पर्टिकुलर शोरूम में जुलाई के महीने में कितने कार थे, अगस्त के महीने में कितने कार थे, सितंबर के महीने में कितने कार थे। तो क्या करूंगा, मैं एक इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। अब इस ग्राफ में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो सपोज यहां पर मैं ले लेता हूं, ये जुलाई का डेटा हो गया, यहां पर जुलाई का डाटा आएगा, उसके बाद यहां पर अगस्त का डाटा आएगा, उसके बाद यहां पर सितंबर का डेटा आएगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, ये सपोज एक कार बना हुआ है, ये 2 कार बना हुआ है और ये 3 कार बना हुआ है। चलो ये मान लेते हैं कि ये किस चीज़ का डेटा है, एक शोरूम में जुलाई के महीने में कितने कार सेल हुए, अगस्त के महीने में कितने कार सेल हुए और सितंबर के मंथ में कितने कार सेल हुए। ठीक है, ये इस तरीके से एक पिक्चर में बना लिया। पिक्चर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जब बस आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि ये फलाना चीज ये है। ठीक है, ये हो गया। और सितंबर में अपन ये शो कर लेते हैं 1 और ये 2। ठीक है, अब आप देखोगे तो डेटा देख के, इस ग्राफ को देख के आप इस कंपनी का पर्टिकुलर, जिस कंपनी का भी या फिर जिस शोरूम का भी ये ग्राफ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जुलाई के महीने में इस कंपनी में 1 2 3 कार बेचे हैं। ठीक है, अगस्त के महीने में इस कंपनी में 1 2 3 4 कार बेचे हैं, सितंबर के महीने में इस कंपनी में 1 और 2 कार बेचे हैं। ठीक है, अब अगर कार की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी शोरूम में कोई जुलाई के महीने में सिर्फ 3 कार बेचेगा और उसका बिजनेस चल जाएगा। ठीक है, सपोज हम लोग इसको मानते हैं कि जुलाई के महीने में अगर इसने 300 कार बेचा है, तो हम इस छोटे से ग्राफ में 300 कार को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर ऊपर में एक पिक्चर ड्रॉ करके इसको लिख देंगे 100 यूनिट। इसका मतलब एक कार का जो इमेज है या पिक्चर है वो 100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, जुलाई के महीने में कितने कार बिक गए, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। अगस्त में 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 400 कार सेल हुआ। सितंबर में 100 प्लस 100 यानी कि 200 कार सेल हुआ। अगर मान लो किसी महीने में सितंबर में इसने 250 कार सेल किए, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो ये पूरा पिक्चर जो है 100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको हाफ कर देंगे तो वो 50 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अगर इसको सिर्फ एक ही चक्का आप बना दो, ऐसे छोड़ दो, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 50 कार्स है। ठीक है, 100 कार मतलब कंप्लीट पिक्चर, हाफ पिक्चर यानी कि 50 कार। तो आप यहां पर देख सकते हो 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250 कार। ठीक है, इस तरीके से पिक्टोग्राफ में आप ग्राफ को किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करके, पिक्चर को बना के आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो किसी भी डेटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल है, बार और ग्राफ को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो बार का मतलब आपको पता होगा, किसी भी तरह के लंबे डंडे को अपन बार बोल सकते हैं। ठीक है, एक चॉकलेट आता है जिसका नाम है बार 1। ठीक है, वो बार 1 का मतलब जो चॉकलेट का जो डंडा है उसको बार बोला जाता है। ठीक है, और बाकी जो 1 है वो उसके नाम के ब्रांड के आगे, नाम के आगे लगा दिया गया है। तो बार आप किसी भी तरह के स्ट्रेट डंडे को बोल सकते हो, वो होता है बार। ठीक है, और ग्राफ का मतलब तो आपको पता ही है कि ग्राफ क्या होता है। तो एक ग्राफ में जब हम किसी भी बार को ड्रॉ करके किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बार ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहां पर हम लोग को एक चीज शो करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज यहां पर मैं कुछ ईयर ले लेता हूं, या लिख लेते हैं एकेडमिक ईयर, या फिर सिर्फ ईयर लिख लेते हैं। और वाई एक्सिस में मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब होगा ये, यहां पर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 2003 से 2004 के बीच में कितने स्टूडेंट्स क्लास 8th में थे, 2004 से 2005 के बीच में कितने स्टूडेंट्स क्लास में थे, है ना, और 8th क्लास में थे। 2006 2007 के एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट्स 8th क्लास में पढ़ते थे। तो यहां पर मैं एक डेटा ले लेता हूं, सपोज 50 100 150 200 250 300 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर देखो मैं ईयर ले लेता हूं, ये हो गया 2003 2004, यहां आएगा 2004 और 2005 2005 2006 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अब देखते हैं, यहां पर सपोज एक ऐसा डेटा बना हुआ है, ये एक बार बन गया। ठीक, यहां पर एक ऐसे बार बन गया, ये तीसरा बार बन गया यहां से ऐसे,
ठीक। अब देखो इस बार को देख के, इस ग्राफ को देख के हम इस ग्राफ के बारे में क्या बता सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यहाँ पर लिखा हुआ एकेडमिक ईयर। ठीक है, एकेडमिक मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन ईयर, ठीक है, ये समझ जाओ आप एकेडमिक ईयर है। तो 2003 और 2004 में 50 स्टूडेंट्स थे जो क्लास 8 में पढ़ रहे थे। ये ग्राफ ऐसे रीड करते हैं कि 2004 और 2005 में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। आप इस ग्राफ के टॉप पॉइंट को देखोगे, वो कहाँ जाके मिल रहा है, ये मिल रहा है 200 में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो 2004 2005 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8 में जो थे वो 200 थे। 2005 2006 में ये देख ग्राफ का जो टॉप पार्ट देख रहे हो आप 150 में, यानी कि एकेडमिक ईयर 2005 2006 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 250 थे क्लास 8 में। ठीक है, इस तरीके से आपको डेटा दे देगा तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ दिया होगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा इससे रिलेटेड, जो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, आगे और कुछ टॉपिक देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ गया, बार ग्राफ क्या होता है। डबल बार ग्राफ का मतलब आपको दो बार ग्राफ दिया रहेगा, दो बार दिया रहेगा, एक ही ग्राफ में दो बार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, लगे हुए होंगे, और उसका इंफॉर्मेशन ये बताता है कि दोनों का कंपैरिजन बताता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया अपना ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम लोग ले लेते हैं पॉइंट यहाँ पर, सपोज 10 20 30 40 50 60। ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये है मार्क्स और ये है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट ले लेते हैं, आपके पास होता है मैथ्स, सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स के बाद होता है साइंस, साइंस के बाद आपका आ जाएगा इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो, या तो आपके स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम होते होंगे, या फिर यूनिट टेस्ट होते होंगे, या टर्मिनल एग्जाम होते होंगे, जैसा भी है। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं सेमेस्टर वाइज। ठीक है, दो सेमेस्टर होता है, दो सेमेस्टर में, मान लीजिए आपके सेशन में एकेडमिक ईयर में दो सेमेस्टर होता है, तो दो सेमेस्टर में आपको पहले सेमेस्टर में मैथ्स में कितना मार्क्स मिला, और उसी के साथ एक जुड़ा हुआ होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैथ्स में कितना मार्क्स मिला। तो यहां पर देखो दो बार एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, वैसे ही साइंस में यहां पर आप लिख सकते हो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। ठीक है, अब इन दोनों बार को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक ग्राफ को आपको शेड करना पड़ेगा, और यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि सेमेस्टर 1, ये जो बिना शेड किया हुआ ग्राफ बार है वो सेमेस्टर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो शेड किया हुआ है वो सेमेस्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं साइंस में, सपोज साइंस में ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो आप इसको शेड करोगे क्योंकि ये सेमेस्टर 2 का है, ये सेमेस्टर 1 का है। उसके बाद आ गया इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप 50 मार्क्स ले लो और यहाँ ले लो 45 ऐसा, और इसको शेड कर दो। हिंदी आ गया तो सपोज हिंदी में भी आप ऐसा कर लो, ये हो गया 30 और उसके बाद इसको आगे बढ़ा दो 40, इसको आप शेड कर लो। उसके बाद आ गया एसएसटी, तो एसएसटी में भी आप इसको कर लो 40 और इसको कर लो 30, और ये हो गया शेड। अब देखो इस ग्राफ को देख के आप बोल सकते हो कि ये एक डबल बार ग्राफ है, और जब ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी इंसान इसको देख के ये बता सकता है कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस में मार्क्स लिखा हुआ है, लेफ्ट एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि ये किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को बता रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स के, किसी एक स्टूडेंट का, पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं वो बता रहा है, और इसके साथ में कंपैरिजन भी बता रहा है कि सेमेस्टर 1 में उसको कितना मार्क्स मिला, सेमेस्टर 2 में उसको कितना मार्क्स मिला। ठीक है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैथ्स में पर्टिकुलर किसी, सपोज कोई एक लड़का है राजू। ठीक है, अब इस राजू को
मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 20 मार्क्स मिले थे, क्योंकि इसका टॉप 20 तक जा रहा है। उसी राजू को मैथ्स में सेकेंड सेमेस्टर में 30 मार्क्स मिले। ठीक है, यहाँ पर ये शेड किया हुआ है, जो शेड किया हुआ है हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो सेमेस्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, साइंस का देखोगे तो साइंस में इसको 30 से ऊपर 40 से नीचे तो आप इसको 35 दे सकते हो। साइंस में इसको फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में इसको मिल गया 20, तो यहाँ पर डिग्रेड हो गया वो। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में इसको मिला था 50 मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में इसको मिला 40 मार्क्स। हिंदी में आप देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसको मिले 30 मार्क्स और सेकेंड सेमेस्टर में मिले इसको 40 मार्क्स। एसएसटी में आप देखोगे तो 40 मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में 30 मार्क्स। तो इस तरीके से डबल बार ग्राफ का यूज करके आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे कि आपको ये ग्राफ दे देगा बना के और आपको पूछेगा कि ये ग्राफ किस चीज के बारे में, तो आप बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन, मार्क्स का कंपैरिजन है कि अलग अलग सब्जेक्ट में उसको कितने कितने मार्क्स मिले। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर अपन देखेंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। किसी भी डेटा को या डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने मोहल्ले में एक सर्वे करोगे जहां पर ये देखोगे कि कौन कौन सा व्यक्ति कितने कितने एज का है। ठीक है, या फिर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और कितने किड्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे, एक एक घर जाके आप वहाँ पर डेटा कलेक्ट करते रहोगे। ठीक है, सेंसस करोगे कि पर्टिकुलर एक घर में इतने लेडीज़ हैं, इतने मेंस हैं और उसने इतने बच्चे हैं। ठीक है, दूसरे घर जाओगे इतने लेडीज़, इतने मेंस, इतने बच्चे। तीसरे घर जाओगे इतने लेडी, इतने मैन, इतने बच्चे। ठीक है, या वैसे ही करके आप पूरे मोहल्ले में, सपोज आपके मोहल्ले में 20 से 25 घर है, तो आपने 20 से 25 घर के आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि कितने कितने घर में कितने कितने मेंस हैं, कितने वुमेन हैं और कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो सपोज एम रिप्रेजेंट करेगा मेन को, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा वुमेन को और सी रिप्रेजेंट करेगा बच्चों को, यानी कि चाइल्ड को। ठीक, तो यहां पर हम लोग एक डेटा कलेक्ट किए लगभग 20 से 25 घर का। मैं 25 घर का नहीं लूंगा, मैं कम का लूंगा। एम हो गया मेल, मैन, वुमेन, चाइल्ड, चाइल्ड, वुमेन, मैन। किसी घर में सिर्फ मैन है, किसी घर में सिर्फ वुमेन है, वुमेन। ठीक है, 2 वुमेन के लिए 2 डब्ल्यू लग गया। ठीक है, किसी घर में एक मैन है, एक चाइल्ड है, किसी घर में 2 वुमेन है और एक चाइल्ड है। ठीक, किसी घर में एक मैन, एक वुमेन, 2 चाइल्ड है। ठीक है, अब ये डेटा समझ हम लोग कलेक्ट कर लिए। ठीक, अब ये डेटा को आप देखोगे और किसी को आप ये डेटा दे दोगे तो उसको समझने में बहुत समय लग जाएगा कि यार ये इस कॉलोनी में कितने मेंस हैं, कितने वुमेन्स हैं और कितने चाइल्ड हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आप इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हो। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के अलावा डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, एक टेबुलर फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और इस टेबल में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि किस चीज का डेटा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में रहेगा आपका टैली मार्क्स और उसके बाद रहेगा फ्रीक्वेंसी। ये तीनों चीज क्या होता है अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर सपोज लिख लेते हैं पर्सन, पीपल। ठीक है, और यहां पर अपन लिख लेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, पीपल का मतलब मेल, फीमेल, यहां पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अगर किसी सब्जेक्ट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और किसी दूसरे चीज का कलेक्ट करोगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डेटा आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे सपोज मैन है तो मैन कितने हैं वो आपको यहाँ पर टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। टैली मतलब आपको एक मार्किंग होता है, एक मार्किंग सिस्टम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी चीज कितने बार रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हम पीपल के बारे में बात करें तो पीपल के बारे में भी हो, दुनिया की कोई भी चीज कितने बार रिपीट हो रही है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है,
सपोज एक आप गिटार का तार ले लो, गिटार का तार को आप खींचो और छोड़ दो, तो वो जितने बार एक आगे पीछे होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का तरीका अलग है। फिलहाल हम डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इस फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, पता नहीं बीच में कैसे रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। मैं पूरा वीडियो जब रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद चेक किया तो वीडियो आधा ही रिकॉर्ड हुआ था, तो मैं दोबारा यहाँ से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो जाता है इस बीच में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या था। तो इस डेटा को हम लोग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पर जितने मेन हैं उनका यहाँ पर लिस्ट आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखना है, उसका टैली मार्क्स देना है। तो टैली मार्क्स कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेन है हमारे पास। ठीक है, मेन कितने हैं यहाँ पर हमको काउंट करना है। ये 1 2 3 उसके बाद 4, 4 मैन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी में 4, और इस 4 को टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4, इस तरीके से 4 लाइन से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग के पास जो सेकंड डेटा है वो वुमेन्स का है। तो वुमेन देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 को यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी लिख देना है 7। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि कौन सा जो डेटा है वो कितने बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखो, मैन जो है 4 बार आ रहा था तो उसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया। वुमेन जो है 7 बार रिपीट हुआ तो फ्रीक्वेंसी 7 हो गया। अब इस 7 को टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आएगा 1 2 3 4, 4 तो लाइन ड्रॉ कर लिए, एक लाइन आएगा आड़ा, ये हो गया 5। उसके बाद आएगा 5 6 और ये 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चाइल्ड है, तो चाइल्ड हमारा डेटा है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 5, और 5 को टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 और ये एक आड़ा लाइन 5। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टैबुलर फॉर्म में, जब एक रॉ डेटा होता है। ठीक है, इस तरह के डेटा को रॉ डेटा बोला जाता है। तो इस रॉ डेटा को हम लोग को लेके एक टैली मार्क्स एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता है, जिसको देख के कोई भी इजीली बता सकता है कि हाँ, अब इस कॉलोनी में इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल हैं और इतने बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। आगे कुछ और टॉपिक्स है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग डेटा का। ग्रुपिंग डेटा बोल लो, ग्रुपिंग डाटा बोल लो। तो ये क्या होता है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक मिला है, आप किसी भी चीज़ का अपडेट आप एक ग्राफ बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जैसा हमने पिछला एग्जांपल लिया था कि मेल फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उसको आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर डेटा जो है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कोई एक क्लास है, सपोज क्लास 8th का ही है, कि उस क्लास में लगभग बहुत सारे बच्चे हैं, समझो कि 50-60 बच्चे हैं। उन बच्चों को मैथ्स में कितने कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैथ्स में अलग अलग बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिलेगा। आप 60 बच्चे हैं तो 60 तरह का आपके पास डेटा होगा, तो 60 डेटा को आप रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा टेबल, बहुत लंबा टेबल तो बनाओगे नहीं, तो उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा यहाँ पर पहले एक लिख लेता हूँ, कुछ एक रॉ डेटा लिख लेता हूँ कि किस किस बच्चे को कितना कितना मार्क्स मिला है बच्चे को। फिर उसके हिसाब से हम लोग टेबल उसमें बनाएंगे कि ग्रुपिंग डेटा में टेबुलर फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो अब ये देखो, ये कुछ मार्क्स है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स मिला है मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो इस तरह के डेटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक ग्रुप टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप टेबल क्या होता है इसको भी अपन देखते हैं। इस तरह का आपका टेबल बन जाएगा। इस टेबल में यहाँ पर आप देखो बहुत सारा डेटा है। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप रहेगा, सेम यहाँ पर टैली मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, लेकिन यहाँ पर ग्रुप टेबल में डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें आपको एक क्लास इंटरवल लेना है। ठीक है, कि 0 से 10 के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है। 20 से 30 के बीच में कितने सारे को मार्क्स मिला है। 30 से 40 मार्क्स के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स को मिला है। 40 से 50 और 50 से 60, जितने भी मार्क्स का आपका पेपर हो, या जितने भी मार्क्स आपको मैक्सिमम लग रहा हो, वहां तक आप इसको कर सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल अपन लिए। अब इस ग्रुप को देखो, यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, आपको ध्यान में रखना है। इस ग्रुप को जो हम लोग क्लास ये जो क्रिएट किए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। ठीक, अब क्लास इंटरवल में यहां पर देखो 0 से 10 के बीच में
10 नंबर का डिफरेंस है, 10 से 20 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो आप सब जगह 10 का डिफरेंस लेके चल रहे हो, ठीक है। जितना डिफरेंस स्टार्टिंग में रहेगा सब जगह सेम क्लास इंटरवल रहेगा, सब जगह सेम डिफरेंस रहेगा। तो ये जो बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोला जाता है साइज, ठीक है। साइज भी बोल सकते हो या फिर इसको विड्थ भी बोल सकते हैं, साइज या विड्थ, क्लास इंटरवल के बीच का जो डेटा है या उसको साइज या विड्थ आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद जो पहला नंबर है, जो छोटा नंबर है, ठीक है, यहां पर देखो 0 से 10 में 0 छोटा है, 10 से 20 में 10 छोटा है, 20 से 30 में 20 छोटा है, 30 से 40 में 30 छोटा है। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट। यहां पर मैं लिख देता हूं लोअर क्लास लिमिट। और सेम जो राइट साइड वाला नंबर होगा, 0 से 10 में 10 बड़ा है, 10 से 20 में 20 बड़ा है, 20 से 30 में 30 बड़ा है, एंड सो ऑन। तो जो राइट साइड वाला नंबर है उसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट, ठीक। बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लोग एक लिमिट दे रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 10 से 20 मार्क्स के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स है। तो इस तरह से जो बहुत सारा बड़ा डेटा है वो छोटे से टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी लेंगे कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0 से 10 के बीच में आप देखो कितने सारे नंबर्स हैं। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, जैसे कि ये 10 है, तो 10 0 से 10 के बीच में नहीं आएगा, 10 से 20 के बीच में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं 0 से 10 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 0 से 10 के बीच में तो मेरे को कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। फॉर सपोज हम लोग यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा नंबर 7, ठीक है। तो 7 एक ही नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1 और टैली मार्क्स हो जाएगा उसका 1। 10 से 20 के बीच में कितने सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो यहाँ 10 भी आ जाएगा, ये हो गया 1। उसके बाद आप देख लो 10 के बाद ये भी आएगा 2, ये आ गया 3, 4, 5, 20 नहीं आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा, 6, 7, ये 7 देखो यहाँ पर था, ठीक है, 7, बस 7 आ गया। इसको हम लोग 2 कर लेते हैं क्योंकि 7 पहले से था, टैली मार्क्स 2 हो गया। तो 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स को मिला है, 7 इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। 7 को टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 और ये 7, ठीक। वैसे ही 20 से 30 के बीच में देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है, 21 आ गया, ये 1, 2 के बाद 30 नहीं आएगा क्योंकि 30 इस रो में आएगा, ठीक है। 2 के बाद ये आ गया 3, ये सॉरी ये नहीं आएगा, 3, ये आ गया 4, 5, 6, 7, 8, 8, ठीक है, 8 है। मैं अगर कुछ मिस कर रहा हूं तो आप उसमें देख लेना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया इसका 8 और टैली मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप में हम लोग को टैली मार्क्स में ग्रुप में हमको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डेटा को, ठीक है। तो और देख लेते हैं 30 से 40 के बीच में, तो ये आ गया 30, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद ये आ गया 10, ये 11, ये 12, ठीक है, ये हो गया 12। तो इसको 12 हो गया, तो 12 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। 40 से 50 के बीच में कितने सारे का मार्क्स है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 50 नहीं आएगा, 50 आगे बढ़ जाएगा, 4 के बाद ये आ गया 5, 6 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ठीक है, ये 6। देखो इन दोनों को मैं मिस कर दिया हूँ, इसको छोड़ दिया हूँ, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ सिर्फ आपको, अगर मैं मिस कर दिया हूँ तो जहां पर ये डेटा आएगा आप उसको लिख लेना, ठीक है। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब वहां पर अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे। तो 6 को टैली मार्क्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। 50 से 60 के बीच में, तो देखो ये 50 जो है 50 से 60 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही डेटा बचा हुआ है 50 से 60 के बीच में, तो ये 1 हो गया और इसका टैली मार्क्स भी 1, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा होता है किसी भी चीज का,
तो उसको ग्रुपिंग में इस तरह से ग्रुपिंग डेटा की टेबुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप पहले देखे थे कि बार चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर इस तरह का ग्रुपिंग टेबल आपको दिया हुआ हो और इसका हम लोग को बार चार्ट ड्रॉ करना हो तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ ये रफ डेटा जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं ये इसका चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बार चार्ट इसका कैसे बनेगा। तो देखो, ये इसको बोलेंगे बार चार्ट विथ डिफरेंस। क्या ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच के डिफरेंस का जो है वो हम लोग को यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करना है, इसके फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह का जो ग्रुपिंग टेबल है इसका चार्ट कैसे ड्रॉ होगा? सिंपल, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है। एक्स एक्सिस में क्या आएगा देख लेंगे, वाई एक्सिस में क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मतलब जितने स्टूडेंट्स को मार्किंग मिला था वो 2, 7, 8, 12, 6 तक, 12 मैक्सिमम है। तो यहाँ पर मैं 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ले लिए। ठीक है, और नीचे में मार्क्स का ले लेंगे। मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50 और एक ले लेते हैं यहाँ पर 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जब इसका चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बार चार्ट से थोड़ा सा अलग बनेगा। डबल बार चार्ट भी अपन देखे थे, उससे भी थोड़ा सा अलग बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स को मिला है। ठीक है, तो 0 से 10, तो 0 यहां पर है सपोज, तो 0 से 10 के बीच में, या फिर आप 0 एग्जैक्टली यहीं पर ले लो, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है दोनों साइड के लिए। तो 0 से 10 के बीच में मतलब ये ऐसा बन गया ये। ठीक है, ये चार्ट ऐसा बन गया, ये बार ऐसा बन गया इस चार्ट में। तो अब देखो 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स को मार्क मिला है, तो 6 के बाद आएगा 7, मतलब यहाँ कहीं पर। इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से 20 तक चला जाएगा। 20 से 30 के बीच में 8 स्टूडेंट्स को मार्क मिला है, तो यहाँ पर 8 है, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और ये 30 तक चला जाएगा। 30 से 40 के बीच में 12 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है, तो ये ऊपर चला जाएगा 12 तक का और यहाँ से आके ये 40 में चला जाएगा। 40 से 50 के बीच में 6 स्टूडेंट्स है, तो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ से 6 के ऐसा आ गया। और 50 से 60 सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ से इसको 2 के नीचे 1 आएगा, तो यहाँ पर ऐसा कर लेंगे। देखो, बार चार्ट जो हम लोग ड्रॉ किए थे, डबल बार चार्ट भी हम लोग ड्रॉ किए थे, उससे ये चार्ट कितना अलग है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग बार चार्ट और डबल बार चार्ट ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें जो भी डेटा था 10 से 20 के बीच में हम लोग को एक गैप मिल रहा था। ठीक है, दोनों बार के बीच में छोटा सा थोड़ा थोड़ा गैप था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 2 बार के बीच में कोई भी गैप नहीं है। डबल बार से ये कैसे अलग है, क्योंकि जब हम लोग डबल बार बना रहे थे तो 2 बार एक साथ ड्रॉ कर रहे थे, उसके बाद में थोड़ा सा गैप था, फिर 2 बार एक साथ, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 2 बार एक साथ। लेकिन यहाँ पर डबल जो बार चार्ट विद डिफरेंस ग्रुपिंग डेटा का जब कोई भी हम लोग चार्ट ड्रॉ करते हैं, बार चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो इसमें 2 बार के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी छोटा सा स्पेस छूटा हुआ नहीं रहता है, सब एक दूसरे से लगा हुआ रहता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो बस इसी जितना पॉइंट्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करेंगे।